प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अगली विधि ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इसकी परिभाषा आपने प्रथम अध्याय में भी पढ़ी थी, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया था कि ऊर्ध्वपातन वह विधि है जिसमें वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है जब हम उस वस्तु को गर्म करते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है नमक तथा कपूर का मिश्रण। अगर हम नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करना चाहें तो हम उसे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर दोनों के मिश्रण में कुछ बाह्य अशुद्धियां हैं जैसे कंकड़ पत्थर, वो आप हाथ से निकाल के उसको साफ कर सकते हैं, तो आपके पास नमक और कपूर रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है और उसके नीचे बुनसन बर्नर जला देना है तथा उसके ऊपर आपने एक चीनी मिट्टी की प्याली रखनी है और चीनी मिट्टी की प्याली में कपूर तथा नमक का मिश्रण डाल देना है और इस प्याली के ऊपर एक कीप को उल्टा करके रख दीजिए और जो कीप का ऊपर वाला खुला वाला सिरा है वहां पर थोड़ी सी रुई का प्लग लगा दीजिए जिससे कि वो छेद बंद हो जाए। ठीक है। अब आप बुनसन बर्नर को जला दीजिए। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा और कपूर का तापमान आ जाएगा, क्वथनांक तापमान जो है वो आ जाएगा, उस तापमान पर जो कपूर है वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और वह गैसीय अवस्था कीप की दीवारों में जाके जमना शुरू हो जाएगी। अब कपूर बाहर तो निकल सकता नहीं, क्यों? क्योंकि आपने रुई का प्लग ऊपर लगाया हुआ है, तो कपूर इसलिए कीप की किनारों पर जमता जाएगा। थोड़े समय बाद आप बुनसन बर्नर हटा दीजिए और कीप को भी प्याली के ऊपर से हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि प्याली में अब नमक ही रह गया है और जो कपूर है वो कीप के किनारों पर ठंडा होकर जम गया है। इस तरह से आप नमक और कपूर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और भी उदाहरण है जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, इत्यादि भी ऊर्ध्वपातित होते हैं। नेफ्थलीन तो आपने देखी होंगी गोलियां, घरों में आपकी मम्मी वगैरह बेड बॉक्स में कपड़ों में उन गोलियों को डालती हैं, तो कुछ महीनों बाद वो गोलियां उस बेड बॉक्स में नहीं मिलती हैं। आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। बड़ों से आप नेफ्थलीन की गोली मांगे और उसको अपने कपड़ों के बीच में डाल दीजिए और कुछ महीनों बाद जब आप देखेंगे तो आपको नेफ्थलीन की गोली नहीं मिलेगी। और ये नेफ्थलीन की गोली का ऊर्ध्वपातन गर्मियों में जल्दी होता है क्योंकि उस वक्त तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आपकी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगला मिश्रण है आपका, अगर दोनों तरह के मिश्रण रंगीन है और द्रव्य अवस्था में है। जैसे आपकी काली स्याही है, आपको लगता है कि जो काली स्याही है वो मात्र एक रंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। काली स्याही के अंदर और भी केमिकल्स और भी रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जिनको आप उस काली स्याही से अलग कर सकते हैं। जिस विधि से हम इसको अलग करते हैं, स्याही के रंगों को अलग करते हैं, उस विधि को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। असल में जो आपकी स्याही है वो आपके कुछ तत्वों द्वारा बनी होती है। जो तत्व जब द्रवित अवस्था में आते हैं तो अपने आयंस की वजह से वो रंगीन दिखने लगते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तत्वों को स्याही में आज हम अलग करेंगे। तो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि तत्व की या आयन की गतिशीलता पर निर्भर है। इसमें हम क्या करते हैं, एक कांच के बीकर में जल ले लेते हैं। अभी छोटी कक्षा में आपको जल ही बताया गया है, लेकिन जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं 11वीं या 12वीं में, तो वहाँ पर जब आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं तो वहाँ पर अल्कोहल भी लेते हैं। ठीक है, तो ग्लास के
बीकर में जल लेना है और ये जल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब आपने क्या करना है कि एक छानक पत्र लेना है जिसको फिल्टर पेपर भी कहते हैं। उस छानक पत्र को पेंसिल से या किसी क्लिप से ऊपर टांग देना है। इतना टांगना है कि जो छानक पत्र है वो जल में थोड़ा सा डूबा रहे। अब उस पर आपने एक पेंसिल से रेखा खींच लेनी है, ठीक है। और इस रेखा के बीचों बीच एक स्याही का, जो भी आप काली नीली स्याही प्रयोग करना चाहते हैं, उसका छोटा सा बिंदु लगाना है, ठीक है। अब इस छानक पत्र को आपने बीकर के अंदर पेंसिल से रोल करके टांग देना है इस तरह से कि जो आपने स्याही का बिंदु लगाया है वो जल की तरफ रहे। और इसको आपने कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। वैसे तो एक पूरी रात के लिए ही छोड़ते हैं इसको। आप देखेंगे कि जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता जाता है तो छानक पत्र के टुकड़े पर आपको विभिन्न रंगों की रेखाएं दिखना शुरू हो जाएंगी। जो मुख्यतः डाई या जो भी काली स्याही है, ये 2 या 2 से अधिक रंगों का ही मिश्रण होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। और जैसे ये रंग जल में घुलने लगते हैं ये तेजी से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। तो इस तरह से हम जो स्याही है उसके घटकों को अलग कर सकते हैं और इस विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा शब्द ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ ही रंग होता है। तो अब आप इसके रंगों को देख करके और अवलोकन करके एक चार्ट मिलता है, उसमें उन रंगों का विवरण दिया होता है कि कौन सा रंग किस धातु का है, किस आयन का है। तो उससे मिला के आप पता लगा सकते हैं कि इसके आयन कौन कौन से हैं या इस स्याही में कौन कौन से घटक हैं। और भी क्रोमेटोग्राफी की कुछ तकनीकें विकसित हुई हैं तो उनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोग है वो किसके लिए काम हुआ? डाई में रंगों को अलग करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से जो उनके पिगमेंट हैं उनको अलग करने के लिए, या जैसे खून का टेस्ट होता है तो उसमें से जो ड्रग्स हैं उनको भी अलग कर सकते हैं। अगली मिश्रण को अलग करने की विधि है आसवन। अब ये विधि भी घुलनशील द्रवों के बारे में ही है, लेकिन इसमें जो द्रव है वो रंगीन नहीं होंगे। वो एक दूसरे में इस तरह घुले होंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा द्रव क्या है, क्योंकि वो अपना रंग तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरह के द्रवों के मिश्रण को अलग करने की जो विधि है उसको हम आसवन विधि कहते हैं। इस विधि में आप क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, उसके नीचे बुनसन बर्नर रखते हैं और उसके ऊपर आप एक कांच का फ्लास्क रख देते हैं और उस फ्लास्क को आप आसवन फ्लास्क कहते हैं, जिसे आप स्टैंड के साथ क्लैंप कर देते हैं, स्टैंड के साथ उसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। जो आसवन फ्लास्क है वो फिर से आगे एक कंडेंसर से या जिसको जल संघनक कहते हैं उससे जुड़ा रहता है, जिसमें 2 तरह के निर्गत मार्ग बने हैं, एक जल बाहर जाने के लिए और एक ठंडा जल अंदर डालने के लिए। और इस संघनक से आसवन फ्लास्क से एक पाइप जाती है, कांच की पाइप, जो इसके अंत में हमने एक बीकर रखा होता है, इसके अंदर इस पाइप का मुख खुलता है और आसवन फ्लास्क के ऊपर हम तापमान नापने के लिए थर्मामीटर रख देते हैं। दरअसल ये तापमान इसलिए हम नापते हैं, इससे हमें ये पता लगता है कि जिस भी पदार्थ का क्वथनांक कम होगा, जैसे ही वो अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा वो एकदम वाष्पित हो जाएगा। वास्तव में जो ये आसवन विधि है ये एक तरह से वाष्पीकरण भी है, इसमें वाष्पीकरण विधि भी इसमें ही समाहित है, ठीक है। और इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि अलग अलग द्रव अपने क्वथनांकों पर वाष्पित हो जाते हैं और जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वो द्रव सबसे पहले वाष्पित हो जाएगा।
ठीक है। अब इस तरह की जो आसवन विधि है उसको हम, जैसे आपके पास जल और एसीटोन का मिश्रण है, इसको अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब जल का आप रंग देखें, वो भी आपका रंगहीन है और एसीटोन भी आपकी रंगहीन होती है। एसीटोन आपने देखी होगी घरों में, जो आपकी मम्मियाँ नेल पॉलिश हटाने के लिए प्रयोग करती हैं, वो एसीटोन। कई कंपनीज उसमें रंग डाल के उसको रंग वाला बना देती हैं, वरना जो एसीटोन है वो रंगहीन ही होती है। अगर आप अपने स्कूल की लैब्स में जाएं तो वहाँ आप अपने अध्यापक से एसीटोन मांगे तो वो एसीटोन आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाएंगे तो वो रंगहीन ही होगी। तो जल के बीच में जब हम एसीटोन मिला देते हैं तो पता नहीं चलता कि वो जल है या एसीटोन है। तो इस तरह की विलयन को, इस तरह के मिश्रण को हम आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आसवन फ्लास्क में जल और एसीटोन का मिश्रण ले लेंगे और फ्लास्क के ऊपर थर्मामीटर लगा के उसको फ्लास्क के मुंह को कॉर्क से बंद कर देंगे। इस फ्लास्क को आप क्लैंप स्टैंड से जोड़ देंगे। फ्लास्क के साथ जितनी लंबी पाइप है उतनी ही दूरी पर आप एक बीकर रखिए या फिर कॉनिकल फ्लास्क रख दीजिए, और जो आपका संघनक है उसकी पाइप आपकी सीधे बीकर के मुंह में ही गिरनी चाहिए। और आसवन फ्लास्क में आपने अब जल और एसीटोन का मिश्रण लिया हुआ है, तो आप बुनसन बर्नर को ऑन कर दीजिए, इसको जला दीजिए और मिश्रण को गर्म करना शुरू कर दीजिए। और आप थर्मामीटर को भी देखते रहिए। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा थर्मामीटर का पारा भी ऊपर चढ़ता जाएगा। अब आपको यहाँ एक बात पता होनी चाहिए कि किसका क्वथनांक कम है। तो जल का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो आपकी एसीटोन है उसका क्वथनांक कम है। तो जैसे ही थर्मामीटर पर जो पारे का लेवल है वो 56 डिग्री सेल्सियस आएगा तो आपकी एसीटोन उस तापमान पर वाष्पित हो जाएगी और वह संघनक की पाइप के अंदर से गुजरेगी। जैसे ही संघनक के पाइप से अंदर गुजरती है उसी वक्त इन वाष्प के ऊपर शीतल जल को डाल दिया जाता है और दूसरे सिरे से जहाँ से जल निर्गत है वहाँ से ये जल अपने आप निकल जाता है। तो ठंडे जल की वजह से, ठंडे पानी की वजह से ये जो वाष्प है, ये वाष्पीकृत जो एसीटोन है, ये द्रवित अवस्था में आ जाती है और पाइप से होती हुई यह बीकर में इकट्ठी हो जाती है। तो अब जो आप ये एसीटोन प्राप्त करेंगे ये आपकी शुद्ध अवस्था में प्राप्त की गई एसीटोन होगी और आपके आसवन फ्लास्क में क्या रह गया, केवल पानी। तो इस तरह से हम पानी और एसीटोन के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। और इस आसवन विधि का जो सिद्धांत है वो ये है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर कम से कम 25 केल्विन होना चाहिए, उन्हीं के लिए हम आसवन विधि को प्रयोग कर सकते हैं। ये तो था दो ही तत्वों का मिश्रण। अगर ये घटक दो से ज़्यादा हैं, 3-4 हैं, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन का मतलब है जो आसवन फ्लास्क है उसमें अलग अलग प्लेट्स लगी होती हैं, मतलब वो विभाजित होती है, इस तरह से विभाजित होती है कि अलग अलग क्वथनांक पर जो घटनों के क्वथनांक है उन पर वो वाष्पित हो जाएं। उदाहरण के लिए जब हम पेट्रोलियम से उसके घटक निकालते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है, वैक्स है या मीथेन गैस है, तो इन सब को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर हमने वायु के घटक अलग करने हैं जिसमें नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन इत्यादि गैसें होती हैं, तो उसके लिए भी हम प्रभाजी आसवन का ही प्रयोग करते हैं। जो प्रभाजी स्तंभ है वो एक तरह से नली सी बनी होती है और उसमें शीशे के गुटके लगे होते हैं, मतलब शीशे के गुटकों से वो विभाजित होती हैं। और ये इनका काम क्या है, ये वाष्पों को ठंडा करते हैं और उनको संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। संघनन आपको पता है ना, एक तो होता है ठंडा करना,
ठंडा करना मतलब आप किसी चीज़ को गर्म करिए और कुछ देर के लिए रख दीजिए, वो ठंडी हो जाएगी, वो ठंडा करना। लेकिन जब आप वाष्पों के ऊपर ठंडा पानी गिराते हैं तो वो वाष्प ठंडे होकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को आप संघनन कहते हैं। ठीक है, तो ये गुटके जो है ये संघनन प्रक्रिया के लिए सतह भी प्रदान करते हैं। आज का विषय यहीं पूरा हुआ। धन्यवाद।